शमसुल इस्लाम जी की गोलवरकर की हमें हमारी राष्ट्रीयता की परिभाषा एक आलोचनात्मक सिद्धांत के पिछले एपिसोड में हम चर्चा कर रहे थे नस्लवाद का बचाव के तहत एक सब टॉपिक हिंदू राष्ट्रवादी विचारधारा और यूरोप के नस्लवादी सिद्धांत के ऊपर, जिसमें हमने जाना कि नस्लवाद का कॉन्सेप्ट कितना पुराना है, कहां से उठा है और कौन इस कॉन्सेप्ट के जनक रहे हैं। और इसके साथ ही हमने जाना कि जर्मन में इसको पॉपुलर करने में हिटलर ने कितना बड़ा सहयोग किया। मीन काम्फ करके उसकी जो आत्मकथा थी उसके जरिए उसने इस कॉन्सेप्ट को और ज्यादा पॉपुलर किया और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो सामाजिक आंदोलन चल रहे थे उसमें किस तरीके से सब लोगों ने कंट्रीब्यूट किया और एक फर्टाइल लैंड प्रोवाइड किया गोलवरकर और सावरकर के विचारों को आगे पहुंचाने में। अब हम चर्चा को यहां से आगे लेकर चलेंगे और एक आध लाइन पीछे से लूंगी ताकि कंटिन्यूटी बनी रहे। तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। हमें प्रबुद्ध आर्य तथा शेष को मलेच्छ कह दिया जाता था। फुटनोट 58 एमएस गोलवरकर विचार नवनीत पेज 56 कालिका प्रसाद तथा अन्य द्वारा संपादित बृहद हिंदी कोश वाराणसी के अनुसार मलेच्छ का अर्थ होता है संस्कृत न बोलने वाले अनार्य नस्ल से संबद्ध बुरा काम करने वाले या नीची जाति के लोग। मलेच्छ में ब्राह्मणों को छोड़कर या जो संस्कृत के ज्ञाता हैं उनको छोड़कर सभी लोग मलेच्छ में आते हैं। क्षत्रिय और वैश्य कहकर अपने आप पर गर्व करने वाले लोग जरा ध्यान दें। दरअसल इस आलंकारिक प्रलाप से गोलवरकर इस मुद्दे पर एक नई व्याख्या पेश करने की कोशिश कर रहे थे कि किसी वैदिक या उसके बाद की पुस्तक में हिंदू शब्द का जिक्र भी नहीं है। एपिसोड हमने पिछला यहीं पर छोड़ा था कि ये सारी बातें लच्छेदार बातों के जरिए गोलवरकर इस चीज को झुठलाने की कोशिश कर रहे थे कि वैदिक ग्रंथों में कहीं भी हिंदू शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। इसके अलावा गोलवरकर बताते हैं कि इस महान हिंदू नस्ल के पास एक प्रख्यात हिंदू धर्म था जो ऐसा, अब आगे गोलवरकर के विचार हैं, इकलौता धर्म है जिसे इस नाम के काबिल समझा गया है, जो अब भी अपनी विविधता में भी जैविक रूप से एक है, जो हर स्तर, हर दर्जे, हर रुचि और हर क्षमता के व्यक्ति की श्रेष्ठ आकांक्षाओं को पूरा कर सकता है, जिसे अपने सभी उपयोगों में जीवन के महानतम दर्शन में संपन्न बनाया गया है, जो दैवीय आध्यात्मिक विद्वानों की अटूट श्रृंखला से पवित्र बना है। एक धर्म जिससे कोई भी साधारण मनुष्य न्याय संगत रूप से गौरवान्वित महसूस करेगा। एज्यूम कर रहे हैं कि सबको करना ही चाहिए। जीवन के हर क्षेत्र, व्यक्तिगत, सामाजिक, राजनीतिक क्षेत्र में इस धर्म से संचालित इस नस्ल ने एक ऐसी संस्कृति विकसित की है जो पिछली 10 शताब्दियों से मुसलमानों और यूरोपियनों की घटिया संस्कृतियों के पतनशील मेल जोल के बावजूद आज भी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है। फुटनोट 59 गोलवरकर वी और आर्ट नेशन हु डिफाइंड भारत पब्लिकेशन 1939 का हिंदी अनुवाद। हम यह हमारी राष्ट्रीयता की परिभाषा पेज 78-79 इसी पुस्तक का भाग 2। तो अगेन ये तो मान रहे हैं कि संकर नस्लें जो हैं हमने पैदा करी हैं, उसके साथ साथ यूरोप से नस्लवाद का जो कॉन्सेप्ट उभर रहा है उसको अडॉप्ट भी कर रहे हैं और यूरोपीय संस्कृति को गालियां भी बक रहे हैं। तो अपने मर्जी के हिसाब से जो चीज इन्हें सूट करती थी इन्होंने तब उस चीज को पिक कर लिया। यही सबसे खास वजह है इनके हजारों साल से वर्चस्व में बने रहने की। जैसा मौका देखते हैं वैसा ही बिहेव करते हैं। अगर सावरकर और गोलवरकर इस बात पर अटूट विश्वास करते थे कि हिंदू राष्ट्र की श्रेष्ठता को बरकरार रखने के लिए आर्य हिंदू नस्ल की शुद्धता को हर कीमत पर बनाए रखना जरूरी था, तो बस हिटलर की अवधारणा को ही प्रतिध्वनित कर रहे थे, जो इस निष्कर्ष पर पहुंचा था कि तो हिटलर की बातों को जस का तस भारतीय समाज के ऊपर उन्होंने थोप दिया। और अब हिटलर क्या सोचता था अपनी विचारधारा के बारे में सुनिए। प्राचीन सभ्यताओं के विलोप का एक और इकलौता कारण मिलावटी रक्त और इसकी वजह से नस्ली स्तर में आई गिरावट है। मानव जाति को नष्ट करने वाला तथ्य युद्धों में हार नहीं है बल्कि प्रतिरोध की शक्ति का ह्रास है, जिसका इकलौता कारण रक्त की शुद्धता से जुड़ा है। फुटनोट 60 अडोल्फ हिटलर माय स्ट्रगल पेज 123 पेट्रोनॉस्टर लाइब्रेरी लंदन 1936। तो हिटलर कह रहा है कि हार में, युद्ध में तो हार जीत लगी रहती है और नस्ल की शुद्धता नष्ट होने का
कारण जो है वो युद्धों में मिली हार नहीं है, बल्कि ये है कि हम लोग जो हैं दूसरों के साथ मिलकर संकर नस्लें पैदा कर रहे हैं। उसने जो है नस्ल में गिरावट ला दी है। हिटलर और हिंदू राष्ट्रवादियों में एक और महत्वपूर्ण समानता थी। ध्यान से सुनिए, हिटलर के अनुसार जर्मन राष्ट्र के विनाश का सबसे महत्वपूर्ण और निर्णायक कारण नस्ली समस्या थी, यानी कि अल्पसंख्यक और खास तौर पर यहूदी खतरा। और हिंदू राष्ट्र के इन दो सिद्धांतकारों के अनुसार मुसलमान वह कैंसर हैं जिन्होंने हिंदू नस्ल के लिए सबसे बड़ी चुनौती पेश की है। मतलब अल्पसंख्यकों द्वारा दी गई चुनौती इनके लिए सबसे बड़ा खतरा है। अपनी पुस्तक हिंदुत्व में सावरकर ने स्पष्ट तौर पर सेकंड चैप्टर में इस बात को मेंशन किया है कि यदि बौद्ध धर्म इनके लिए खतरा नहीं बनता तो उसके नाश का ये लोग विचार भी नहीं करते। क्योंकि बौद्ध धर्म इन लोगों के लिए खतरा बन गया था और तेजी से उसका प्रचार प्रसार हो रहा था, जिससे ये हिंदू नाखुश थे। और उस टाइम में हिंदू शब्द का चलन नहीं था, आर्य और अनार्य शब्द का चलन था। वही बात यहां पर हिटलर भी बोल रहा है। लोग कहते हैं हिटलर के कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट किया है, मैं कहती हूं हिटलर ने हिंदुओं के अनादि कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट किया है। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में मुझे बताते चलिएगा। विदेशी नस्लों या अल्पसंख्यक और अगर और साफ साफ कहें तो मुसलमानों को राष्ट्रीय नस्ल अर्थात हिंदू राष्ट्र से बाहर ठीक उन्हीं कारणों से रखा जाना चाहिए जिन कारणों से हिटलर ने जर्मनी में यहूदियों पर प्रतिबंध लगाया था। हिटलर ने उन्हें बाहर निकालने के पीछे तर्क दिया था कि अब हिटलर का तर्क सुनिए, हम आर्य एक राज्य के अधीन रहते हुए केवल खुद को एक राष्ट्रीयता के जीवक संगठन के रूप में देख सकते हैं, जो न केवल ये सुनिश्चित करेगा कि राष्ट्रीयता बरकरार रहे अपितु इसकी बौद्धिक और कल्पनाशील क्षमताओं को संवारना जारी रखकर यह उसे उच्चतम स्वाधीनता की ओर ले जाएगा। फुटनोट 61, अडोल्फ हिटलर, माई स्ट्रगल, पेज 155, पेट्रोनॉस्टर लाइब्रेरी, लंदन 1936। हिटलर की जो आत्मकथा है उसमें आप ये सारी चीजें पढ़ सकते हैं और यही सारी चीजें सेम सावरकर ने हिंदुत्व में लिखी हैं और अपने बंच ऑफ थॉट्स और वी आर आवर नेशन हु डिफाइन में गोलवरकर ने रिपीट करी हैं। यशस्वी भारत में मोहन भागवत ने भी ये सारी बातें रिपीट करी हैं। आप इनका सिलसिलेवार यदि पाठन करेंगे तो आपको एक ही चीज लगातार पढ़ने को मिलेगी, बार बार अलग अलग राइटर्स के नाम से। हिटलर के ये शब्द हिंदू राष्ट्र के बचाव में दिए गए सावरकर और गोलवरकर के शब्दों से हूबहू प्रस्थापित किए जा सकते हैं। सावरकर और गोलवरकर द्वारा प्रस्तापित हिंदू राष्ट्र की नस्ली अंतर्वस्तु का इंग्लैंड के कंजर्वेटिव सरकार का 3 बार नेतृत्व कर चुके कट्टर साम्राज्यवादी स्टैनले बोल्डविन के विचारों से भी आश्चर्यजनक साम्य है। तो मतलब जब जर्मनी में ये नस्लवाद का कॉन्सेप्ट उठा तब जहां जहां भी कंजर्वेटिव लोग थे, जो जो इस सब विकृत मानसिकता में विश्वास रखते थे, उन सब लोगों ने इसका पुरजोर समर्थन किया अपने अपने देशों में। यहां तक कि इंग्लैंड में भी कंजर्वेटिव पार्टी के नेताओं ने इसका समर्थन किया या स्वागत किया। 7 नवंबर 1929 को हाउस ऑफ कॉमन्स में बोलते हुए उन्होंने तर्क दिया था कि चूंकि अंग्रेज, राजपूत और ब्राह्मण एक ही आर्य नस्ल के हैं, इसलिए ब्रिटिश राज्य को गुलामी नहीं समझा जाना चाहिए। उसके रोचक नस्ल तर्क के अनुसार, और ये कोई बेवजह नहीं है कि लोकमान्य तिलक ने भी अपने आप को आर्य कहते हुए अंग्रेजों से साठगांठ करने की कोशिश करी थी। इन लोगों का कोई भी जो कॉन्सेप्ट है वो आजादी का नहीं था, ये तो बस कुछ अधिकार चाहते थे कि कुछ अधिकार हमें दे दिए जाएं, सरकार हमारी बनने दो, बेशक राज अंग्रेजों का रहे, ये सिर्फ इतना ही चाहते थे। अब सुनिए स्टैनले बोल्डविन के विचार। महान आर्य नस्ल की 2 शाखाएं दैव इच्छा से पुनः एक साथ लाई गई हैं इन्होंने, इसलिए उन्हें मिलकर कार्य करना चाहिए। भारत में ब्रिटिश राज की स्थापना एक ईश्वर ने ब्रिटेन के लोगों से कहा, लंबे जुदाई के बाद एक बार फिर तुम्हें और भारतीयों को मैं करीब ले आया हूं। तुम्हें यह एहसास होना चाहिए कि तुम दोनों एक ही रक्त और मांस से बने हो और यह कि तुम्हें अर्थात भारतीयों को जितनी जल्दी हो सके अपने स्तर तक उठाओ और भाइयों की तरह मानवता के विकास के लिए काम करो। फुटनोट 62। H.D. शर्मा 100 बेस्ट
प्री इंडिपेंडेंट स्पीचेस 1870 से 1947 तक में उद्धृत स्टैनली बॉल्डविन का भाषण अंश हार्पर कॉलिंस, नई दिल्ली 1998। तो सब लोग अपना अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए तरह तरह के साठ गांठ कर रहे थे। डॉक्टर अंबेडकर ने बिल्कुल सही कहा था, आजादी क्या है, सिर्फ सत्ता का हस्तांतरण, बाकी उससे दमित, दलित, दबे कुचले लोगों के लिए उसमें कुछ भी नहीं है। अल्पसंख्यकों के राइट्स भी जो है वो रिजर्व किए गए थे, लेकिन दलितों को कोई राइट नहीं दिया गया। जैसे तैसे करके आरक्षण, जो कि हमारा नैतिक अधिकार है, रिप्रेजेंटेशन, बरकरार रखा गया संविधान बनाते समय। यहाँ यह भी जान लेना महत्वपूर्ण है कि 1923 में सावरकर द्वारा प्रस्तावित और बाद में गोलवलकर द्वारा समर्थित इस दावे में कि हिंदू एक अलग राष्ट्र है, मुस्लिम लीग के द्विराष्ट्र के सिद्धांत को भी विचारधारात्मक आधार प्रदान किया। मुस्लिम लीग के इलाहाबाद सत्र विदिन ब्रैकेट 1930 में अध्यक्षीय भाषण देते हुए मोहम्मद इकबाल ने पश्चिमी भारत के मुस्लिम बहुल क्षेत्र बनाने की अपनी योजना को सार्वजनिक किया, तो वह सिर्फ सावरकर के नस्ली तर्क को ही आगे बढ़ाते हुए कह रहे थे कि भारत अलग अलग नस्लों के अलग अलग भाषाएं बोलने वाले और अलग अलग धर्मों को मानने वाले मानव समूहों का महाद्वीप है। उनका व्यवहार एक साझा नस्ली चेतना से निर्धारित नहीं होता। फुटनोट 63। H.D. शर्मा 100 बेस्ट प्री इंडिपेंडेंट स्पीचेस 1870 से 1947 तक में उद्धृत ये स्पीच है, पेज नंबर 212 पर, हार्पर कॉलिंस, नई दिल्ली 1998। इन सच्चाइयों का कारण स्वाधीनता पूर्वक भारत की प्रतिद्वंदी हिंदू मुसलमान सांप्रदायिक राजनीति के प्रखर पर्यवेक्षण तथा आलोचक डॉक्टर B.R. अंबेडकर अपने इस विश्वास में बिल्कुल स्पष्ट थे कि अब डॉक्टर अंबेडकर के विचार जानिए। स्वतंत्रता आंदोलन के साथ साथ जो सामाजिक आंदोलन चल रहे थे उसमें अंबेडकर का क्या कहना था। यह आश्चर्यजनक लग सकता है, लेकिन एक दूसरे के विरोधी होने के बावजूद एक राष्ट्र बनाम दो राष्ट्र के मुद्दे पर जिन्ना और सावरकर बिल्कुल एक मत हैं। दोनों सहमत हैं, सहमत ही नहीं बल्कि इस बात पर जोर देते हैं कि भारत में दो राष्ट्र हैं, एक मुस्लिम राष्ट्र है और एक हिंदू राष्ट्र है। वे सिर्फ इस बात पर अलग अलग राय रखते हैं कि किन शर्तों पर और किन परिस्थितियों में इन दोनों राष्ट्रों को अस्तित्वमान होना चाहिए। फुटनोट 64। अंबेडकर, पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया, पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया, पेज 142, महाराष्ट्र सरकार। आप लोग बार बार कहते हैं कि अंबेडकर के विचार जानिए पाकिस्तान को लेकर, तो ये हैं डॉक्टर अंबेडकर के विचार। गोलवलकर, जिन्होंने इस नस्ल आधारित राष्ट्र को विकसित किया और हिंदुत्व के एक प्रमुख नेता बने, वस्तुतः सांप्रदायिक मुसलमानों के इरादों के पूरक बन रहे थे। मुस्लिम लीग सांप्रदायिक हिंदुओं द्वारा प्रस्तावित तर्क को ही सामने रखते हुए दावा कर रही थी कि वे एक अलग नस्ल हैं तथा इस आधार पर उन्हें एक अलग देश मिलना चाहिए। हिंदू और मुसलमान अलगाववाद की यही प्रतिस्पर्धा थी जिसने गोलवलकर को अक्टूबर 1947 में बंबई में यह कहने के लिए प्रेरित किया कि मैं संघ के प्रति अपने प्रेम के लिए श्री जिन्ना का आभारी हूं। फुटनोट 65। H.D. मालवीय, द डेंजर ऑफ राइट रिएक्शन, पेज 15, अ सोशलिस्ट कांग्रेसमैन पब्लिकेशन, दिल्ली 1965। सावरकर और गोलवलकर ने जगह जगह जो है तारीफ करी है जिन्ना की, और ये शब्द गोलवलकर के, मैं संघ के प्रति अपने प्रेम के लिए श्री जिन्ना का आभारी हूं, इसको ध्यान रखिएगा और चिंतन मनन लगातार जारी रखिएगा। इसी के साथ आज का एपिसोड समाप्त होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, लेकिन इन वीडियोस को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। खुद भी सुनिए और दूसरों को भी सुनाइए ताकि लोग अपना चिंतन मनन सही डायरेक्शन में बढ़ा सकें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद। जय भीम।